टोटल ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 8, उसका वेटेज जो है, ठीक है, वो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर तुमको मिल ही जाएंगे, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक 5 मार्क का। 5 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तो मैं तुमको देने ही वाला हूँ। ठीक है, फिर भी इधर मैं बता दूंगा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब। ठीक है, 2 और 3 मार्क का भी हमें पता चल जाएगा। हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर्ड है। सो टॉपिक्स कवर्ड ये है कि इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है पहले, फिर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ये 100% 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है वही तुमको बोर्ड में जाके लिख देना है। ठीक है, वाई एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, फिर आता है मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर 3 टॉपिक्स कैंसल है। ठीक है, टोटल 4 टॉपिक्स है, वो 4 में से 3 कैंसल है। ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वही हमें पढ़ना है। और इस प्रकार से ये 5 टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ये सब इकोनॉमिक्स है, यहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, हम चीजें बनाते हैं, चीजें बेचते हैं और उसमें से पैसा मिलता है। तो सारे जितने भी सेक्टर्स है, टोटल 3 सेक्टर्स है। ठीक है, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, उसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो तीनों सेक्टर्स है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्व का, सबसे पहला प्राइमरी जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, द सेक्टर इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। सिर्फ हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि खाने के लिए फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सिर्फ इतनी चीजें नहीं, पर रॉ मटेरियल भी मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। मतलब सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल भी हमें प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में से मिलता है। जैसे कि हमें मिलता है वुड फर्नीचर बनाने के लिए, तो वुड मिलता है एग्रीकल्चर में से, मतलब प्राइमरी सेक्टर में से, और वो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहां जाके वो फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां पर उसका। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो हर कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से, वो सब कंट्री में अलग होता है। किसी के वहां पे जमीन ज्यादा होगी, ठीक है, पर जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। किसी के वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है पर जमीन कम होती है, क्योंकि वो टेरेस फार्मिंग, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करने का कारण ही ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो जो हम सीखने वाले हैं मॉडर्न जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, सबसे लास्ट टॉपिक है, वहां पर हम सीखेंगे। फिर आता है दैट गिव्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन इन वेरियस प्रोपोर्शंस। तो अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब जॉब्स मिलना, उससे इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोपोर्शन में अगर हम उगाते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसलिए लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो उससे क्या होगा, तो इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। तो इस तरह से हम इंडियन इकोनॉमी मतलब हमारे कंट्री में हेल्पफुल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आया इंट्रोडक्शन यहाँ तक? इतना, ये 4 पॉइंट्स तुमको बना के लिखने हैं, टेक्स्ट बुक में से ही बना के मैंने इसमें यहाँ पे रखे हैं। समझ में आया यहाँ तक? हेलो? यस सर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो इसका। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन 2 मार्क में 100%
यही क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि व्हाई एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। पूरा कंट्री में अलग अलग इकोनॉमीज है, मतलब अलग अलग चीजें हैं जहां से पैसे जनरेट होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा सपोर्ट एग्रीकल्चर में से मिलता है, इसलिए उसे बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि हमारा अगर बैकबोन नहीं होगा तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। सो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब एग्रीकल्चर जो इंडिया में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया में है, उसमें से सबसे ज्यादा इन कंपैरिजन टू दूसरे सब सेक्टर्स से, मतलब सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, वो सब के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को जॉब मिल सकती है। ठीक है, थस एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और इस वजह से उसे बैकबोन कहा जाता है, सपोर्टिव कहा जाता है कि इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो कौन है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिर आता है इट इज कंसिडर एज लाइफलाइन ऑफ इंडिया, इंडिया का लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक है, agriculture sector produces food grains, vegetables, fruits and flowers which can be used in industries as raw materials। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब चीजें तो मिलती है, पर रॉ मटेरियल्स भी हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। जैसे कि कॉटन, कॉटन का यूज करके हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं, तो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर शर्ट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो यूनिट्स होते हैं शर्ट बनाने वाले कंपनी के लिए, जो कॉटन होगा वो रॉ मटेरियल होगा। थस इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी, जितना डिमांड है, जितनी जरूरत है हमारे कंट्री में, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, then they become costlier which will be converted into disturbance in the lifestyle of the people। तो जितना जरूरी है उतना अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीजों के भाव बढ़ जाएंगे, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू डिस्टर्बेंस इन द लाइफस्टाइल। तो लोगों का रहन सहन चेंज हो जाएगा, तो महंगी चीजें हो जाएगी तो हम उतना खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, और खरीद नहीं पाएंगे तो हम हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिमिटेशन में आ जाएंगे, कम चीजें परचेज करेंगे, अच्छी चीजें नहीं परचेज करेंगे, फिर पैसा देखेंगे कि कितना पैसे का मिल रहा है, तो चीप क्वालिटी का, सस्ते भाव का जो मिल रहा होगा फिर वो हम खरीदना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे क्वांटिटी में, जितना जरूरत हो उतने क्वांटिटी में मिलना जरूरी है हमारे कंट्री में। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 का जो पॉपुलेशन सर्वे किया गया था, 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसमें से 68.8% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल एरियाज मतलब गांव वाला विस्तार। ठीक है, मतलब विलेजेस, विलेज में रहते हैं। ठीक है, तो विलेज में रहते हैं तो क्या करते होंगे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, उनका मेन काम क्या होगा, एग्रीकल्चर। उसमें सबसे ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व होंगे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे। दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन। मतलब एग्रीकल्चर या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन करते होंगे। अब एग्रीकल्चर के अंदर मैं तुमको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आ सकती है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, देखभाल करना एनिमल्स का, जिसमें से मिल्क, एग्स और या मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उसे एग्रीकल्चर ही कहा जाएगा। ठीक है, फिशरीज भी इसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर में आता है। फिशिंग करना, फिश मछली पकड़ना और उसको बेचना, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। Therefore, if agriculture sector fails to provide them income नहीं आएगा, their income, then they reduce demand of industrial product। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बराबर इनकम प्रोवाइड नहीं कर पाएगा या फिर बराबर जितना उगाना चाहिए, जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना
प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो जितना डिमांड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, मतलब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉस्ट बढ़ सकती है। एग्जांपल देता हूँ, कॉटन जो है, अगर जितना पूरे कंट्री में यूज किया जाता है शर्ट्स बनाने के लिए या फिर उसके अलग अलग क्लोथ्स बनाने के लिए, तो जितना कॉटन उगाना चाहिए, ठीक है, पर ईयर, उतना अगर नहीं उगाया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, जहां फैक्ट्रीज बनी हुई है जहां पर वो शर्ट्स बनते हैं, उनका डिमांड ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि लोगों तक पहुंचाना है, तो प्रोडक्शन अगर कम हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी लोगों के अंदर, पर वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगा? लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ जाएगा लोगों के अंदर, ठीक है। इंडिया कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकती है। यहाँ से जो चीजें हम फॉरेन में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, तो हम सरप्लस में, मतलब जितना जरूरी है, जितना नीड है इंडिया का, उतना तो हम पूरा करते ही है। उसके आगे अगर हम सरप्लस उगा देते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम फॉरेन कंट्रीज में भी उसे बेच सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो हमें लास्ट में फिर लिखना है, ये पूरे स्टेप्स लिखने के बाद, ये पॉइंट्स लिखने के बाद हमें लिखना है, थर्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसा पूरा हमको लिखना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में ये जो लिखा है थर्स एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स, वो मत लिखना वहां पर, उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना फुल स्टॉप तक, दूसरा सेंटेंस जो है वो लास्ट में लिखना है तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए टाइम लिया मैंने। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। अब ये दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक के अंदर दो क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो तुम्हें यही पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट दिए हुए, वो लिखने हैं। याद रखना, फिर से बोलता हूं, ठीक है, कि अगर तुमको ऐसा पूछते हैं राइट डाउन या नोट डाउन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, तो भी ये 6 पॉइंट लिखने हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो भी ये 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये 100% उसी प्रकार से पूछा जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से ही पेपर में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि कंडीशन क्या है हमारे कंट्री के अंदर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है वो है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। ठीक है, हमारा कंट्री में 60% से ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व है? तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे खेतीबाड़ी ज्यादा लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग नेशनल इनकम, पूरे देश का जो इनकम होता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब है हम उसका हिस्सा है। ठीक है, नेशनल इनकम जब काउंट होता होगा तब एग्रीकल्चर में से जो पैसा मिलता है उसका भी काउंटिंग उसके अंदर होता है। यानी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता है। तो इसके अंदर हमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? ठीक है, तो मैं वो रीड कर रहा हूं, तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठना। एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, देखो एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीजें आती है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मतलब जो खेतीबाड़ी करने के बाद जो क्रॉप्स उगाए, ठीक है, और उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा, या फिर तुम पर्सनल यूज भी कर सकते हो उसका, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं वो आएगा। पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, कैटल रियरिंग, गाय भैंसों को पालना, उसमें से जो चीजें मिलती है, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया। फिशरीज, मछलियों को, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर जो हैंड्स होते हैं उसमें से एग मिलता है, एग को सेल करना, मीट सेल करना, ठीक है। फिर कैटल रियरिंग में तो गोट, शीप और वो सब का जो वूल होता है उसका पैसा जो मिलता है, ये सब आ जाता है एग्रीकल्चर इनकम में। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसे इनकम जो मिलती है उसे प्राइमरी सेक्टर में से मिलती है ऐसा भी कहा जाता है।
Due to greater emphasis on industrialization since 1956 and speedy progress of non-agriculture sector, fall in contribution in national income of agriculture sector has been noticed. मैं बता देता हूं कि 1956 के बाद जितना एग्रीकल्चर में हमको डेवलपमेंट करना चाहिए था उतना नहीं हुआ. हमने डेवलपमेंट किस में किया? ज्यादातर इंडस्ट्रीज में किया, जिसके कारण जो नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता था वो कम हो गया है, वो गिर गया, वो कम हो गया. ठीक है, यहाँ पर वो तुमको एक टेबल दिया होगा टेक्स्ट बुक में. ठीक है, वो जरा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, contribution of agriculture sector in national income was 53.1% in 1950 and 51. 1950 1950 ईयर में 53.1% था, which has been reduced up to 13.9 in the year 2011 and 12. मतलब 1950 और 51 में 53% लोग कंट्रीब्यूट करते थे, मतलब 53% इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर में से मिलता था, जो कम हो गया 13.9%, अराउंड 14% पैसा अब कंट्रीब्यूशन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में से. यानी बाकी का सब कहां से आता होगा? सर्विस सेक्टर में से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर की, जो सेक्टर इनकम मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में से, जो इनकम मिलता है वो बहुत कम हो चुका है. मतलब इनकम अब कम आ रही है क्योंकि लोग अब खेतीबाड़ी में कम इंटरेस्ट रखते हैं. अब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं. ठीक है, सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं. ये सब हमें इसके अंदर बताना है. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. सेकेंड पॉइंट में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन एग्रीकल्चर को कंपेयर करें अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ, मतलब एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट का अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या है, सिचुएशन कैसी है दोनों में, वो हमें देखना है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंट हुआ मतलब हमें आजादी मिली, तब 72% ऑफ पॉपुलेशन वाज ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब 72% लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब खेतीबाड़ी करते थे. ठीक है, एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटीज का मतलब उसके रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, जैसे कि फिशिंग करना, कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, उसे अलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, खेतीबाड़ी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर अचीव फास्टर ग्रोथ देन एग्रीकल्चर सेक्टर. फिर तुम्हें इसमें बताना है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तब 72% लोग काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला एज कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब इतना ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं हुआ जितना बाकी के दो सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर, उसमें देखने को मिला. देयरफॉर डिपेंडेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज रिड्यूस्ड. इसलिए लोग कम डिपेंड होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मतलब लोग ज्यादा महत्व एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं देते थे. फिर वो लोग ने अपना जो भी खेती था या कुछ था किसी और को देके या इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए या तो सर्विस सेक्टर में चले गए. मतलब लोग जो काम कर रहे थे खेतीबाड़ी में वो भी अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किस में? इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, क्योंकि उनको ऐसा लग जाए इसमें कोई स्कोप नहीं है. ठीक है, ऐसा लगता है. इन द ईयर 2001 and 2002, 58%, and in the year 2014 and 2015, 49% employment provided by agriculture sector. मतलब पहले 58% लोग इन्वॉल्व थे 2001-2002 में, जो कम हो चुके हैं 49%. इतने कम पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है अभी कहां पर? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो जब आजादी हुई थी तब 72% लोग काम कर रहे थे खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चर में. अभी कितने परसेंट काम कर रहे हैं? तो सिर्फ 49% लोग. 2014 और 15 के हिसाब से बोल रहा हूँ ये डेटा कि 49% लोग अभी एम्प्लॉयड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर. जो अभी 2020 और 21 का अगर डेटा निकालेंगे तो उसमें तो और भी कम हो चुका होगा. सेकेंड पॉइंट समझ में आया? यस सर. थर्ड पॉइंट जाते हैं, एक्सपोर्ट इनकम.
ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड, जब आजादी हुआ, हमारी कंट्री को मिली आजादी, ठीक है, 70% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब 70% पैसा जो आता था वो आता था फॉरेन में, हम चीजें भेजते थे, सेंड करते थे, बेचते थे, सेल करते थे। तो यानी जितनी भी चीजें हम यहाँ पर बनाते थे उसमें से 70% एक्सपोर्ट जो करते थे, वो जो पैसा आता था वो एग्रीकल्चर की चीजें बेच के आता था। By exports, foreign exchange can be earned and necessary goods can be imported. तो क्या कर सकते थे, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, जितनी ज्यादा चीजें हम भेजेंगे उतना डॉलर्स मतलब फॉरेन पैसा हमारे कंट्री में आएगा। तो जितनी जरूरी की चीजें होगी वो फॉरेन पैसे से हम परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं बाहर से। हमारे कंट्री में जो जरूरत की चीजें है, जैसे मेडिसिन हो गई, ठीक है, फिर डिफेंस की चीजें हो गई, मतलब हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो बाहर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बाहर से मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तो अगर देखने जाए तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज्यादातर डेवलपमेंट देखा गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैज रिड्यूस। तो हम इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की जो चीजें बनाते, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो करते थे, अगर सपोज मान लेते पेन मैन्युफैक्चरिंग कर लिया या चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये सारी चीजों को हम ज्यादा भेजने लगे और एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो गया। मतलब हम लोग कम एग्रीकल्चर की चीजें बाहर भेजते थे और जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो गया हमारे कंट्री में। इट वॉज 14.2% इन द ईयर 2013 और 14। कितना परसेंट है यहाँ पर बोला हुआ है कि 14.2% जो था एक्सपोर्ट, उतना पैसा हम एग्रीकल्चर में से कमा रहे थे 2013 और 14 के ईयर के हिसाब से। ठीक है, इतना तुम्हें उसके अंदर लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? फिर आता है फोर्थ पॉइंट, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है रहन सहन। ठीक है, सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अभी लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर पहले ये समझना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। तो दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है फूड ग्रेन्स जो हम खा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कैश क्रॉप्स। दूसरा क्या होता है, कैश क्रॉप, मतलब उसे खा नहीं सकते, उसे हम बेच सकते हैं और उसके सामने हमें पैसा मिल सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दाल है, मूंग हो गई, सीरियल्स, पल्सीज, वो सब हम उगाते हैं। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स में आता है, वीट है, बाजरी है, राइस है, वो सब। जबकि कैश क्रॉप क्या होगा, जैसे टबेको, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट उगाया, ग्राउंडनट को उगाएंगे तो उसमें से ऑयल बनता है, कॉटन है, शुगर केन है, जूट है। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं हम लोग इसको बेच के पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे कैश क्रॉप कहा जाता है। Present farmers are also engaged in production of vegetables, fruit, flower, etc. Agriculture has improved living standard of people in India. ज्यादा खेती हुई है, ज्यादा अच्छा हमने किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, जिससे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और वही इंप्रूवमेंट की वजह से लोगों के अंदर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब कि रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, वो चेंज हुआ है। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इन द ईयर 1951 average food grain availability was 395 grams per capita per day. कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, पर पर्सन पर डे। मतलब 1951 ईयर में फूड ग्रेन जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हो, वीट है, राइस है, जो पूरा दिन में हम खाते हैं, वो हम उगाते थे कितना, 395 ग्राम्स पर पर्सन पर डे। इतना हम उतना पहुंचा देते थे लोगों तक। विच हैज बीन इंक्रीज्ड, पर अभी हम लोग ने बढ़ा दिया है, मतलब खेतीबाड़ी बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, खेतीबाड़ी बढ़ गई है मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, विच वॉज इंक्रीज टू 511 ग्राम्स इन ईयर 2013। 511 ग्राम्स का मतलब पर पर्सन पर डे में एक व्यक्ति एक दिन में 511 ग्राम अब खा सकता है, इतना हम लोग उगाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस, और इस वजह से एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज। तो लोगों का जो रहन है, मतलब कि जो लाइफ स्टाइल है, उसमें जो लाइफ है वो ज्यादा हो गई है। मतलब कोई 40 to 50 में अगर जीता था तो अब 50 to 60 हो चुका है।
अगर 50 to 60 जीता था तो वो 60 to 70 हो गया। तो लाइफ एज जो जीने का है, ठीक है, ईयर्स जो जितने साल जीता है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, ये हमें लिविंग स्टैंडर्ड में समझाना है। समझ में आया फोर्थ पॉइंट? हेलो? यस सर। Okay. So moving on to the fifth point, growth of agriculture production. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि किस तरह से हमारी कंट्री में पहले जो उगाया जाता था, ठीक है, लोग ज्यादा थे और उगाया कम जाता था। अब कम लोग हैं पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये जो सिचुएशन है वो अच्छी टेक्नोलॉजी का काम है। अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब पूरा हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें हम सीखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, production of food grains was 51 metric tons in the year 1951. 1951 में जो प्रोडक्शन किया गया था, मतलब जो चीजें उगाई गई थी, फूड ग्रेन्स की बात है, ठीक है, जो भी चीजें उगाया था वो टोटल था 51 मेट्रिक टन्स। ठीक है, जो इंक्रीज किया गया, मतलब वो 2013 और 14 में 2.5 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 2.5 टाइम्स बढ़ गया। सो हमें यहाँ पे लिखना है विच हैज बीन इंक्रीज टू 2.5 टाइम्स एंड बिकेम 264.4 मेट्रिक टन्स इन द ईयर 2013 एंड 14। मतलब 2.5 गुना बढ़ गया। पहले 51 मेट्रिक टन्स था, अब टोटल 2.5 गुना बढ़ गया। तो कितना हो गया? तो 264.4 मेट्रिक टन्स इतना उगाया हमने 2013 और 14 में। वेरेस ये किसकी बात थी? तो गुड ग्रेन्स की थी, अच्छे अनाज जो उगाए थे उसकी बात थी। वेरेस प्रोडक्शन ऑफ शुगर, एक एग्जांपल शुगर का भी दिया हुआ है कि 69 मेट्रिक टन था 1951 में, which was increased 5 times and became 348 metric tons in the year 2013 and 14। और 13 और 14 साल में वो 5 गुना बढ़ गया। और 5 गुना कितना बढ़ गया? तो 348 मेट्रिक टन्स बढ़ गया। तो तुम्हें ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसमें कौन से साल में कितना बढ़ गया, पहले कितना था। तो एक छोटा सा टेबल बना लेने का, वहां पे लिखने का 1951 उसमें गुड ग्रेन था, वो टोटल था 51, कितना बढ़ गया तो एरो करके लिखने का 2.5 टाइम्स, और उसके बाद लिख देने का कि उस अमाउंट में लिखने का, नंबर्स में लिखने का 264.4। इस तरह से अगर तुम लिखोगे, एक टेबल बना दोगे, फिर तुम अपने वर्ड्स में उसको क्या करो, सेंटेंस बना दो। ऐसे भी तुम कर सकते हो। फिर देयर इज अ ट्रिमेंडस राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड कॉटन। तो पहले जो 1950 में जो कॉटन और ऑयल सीड को उगाया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है, मतलब बहुत ज्यादा उगाया है। इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड 6.35 टाइम्स एंड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन 17 टाइम्स राइज इज नोटिस। तो ऑयल सीड जो है वो 6.35 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था, और कॉटन की बात करें तो वो 17 गुना ज्यादा हमने उगाया था। कंपैरिजन कौन से साल का कर रहे हैं? तो 1951 और 2013-14 के हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। हाँ, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एक बेस है, बेस मतलब प्राइमरी, क्योंकि वहां से जो चीजें मिलती है वो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अबाउट 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरियाज। ठीक है, टोटल कितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है? अराउंड 69%। their main source of income is agriculture। और मेन जो उनका काम है, जो मेन वो लोग सब इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर मतलब खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है। दिस 69% पॉपुलेशन बिकमिंग बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बराबर, ये जो 69% पॉपुलेशन है वो एक बड़ा मार्केट है, मतलब ज्यादातर जो चीजें आती है वो एग्रीकल्चर में से आती है और वहां से वो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्राइमरी जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, और फिर वहां से चीजें जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है, दे आर डिमांडिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविजन, फ्रिज, बाइक, मोबाइल एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये सारी जो है डेवलपमेंट इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जितना हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिलता उससे कहीं गुना ज्यादा हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है इस प्रकार की कि ज्यादा हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट ज्यादातर दिखा रहे हैं एज कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है? तो कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, फिर है मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और फिर आएगा मॉडर्न रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बाकी के तीनों पॉइंट कट है। सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फोर्थ वो कट है। यानी अभी 2 आंसर बाकी है जो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, कल 90% कल हो जाएगा, ज्यादा है नहीं। तो हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, एक है कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर और फिर है मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये जब खत्म हो जाएगा तो हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तुम ये सब पॉइंट्स जो होते हैं उसको लर्न करके रखो। अभी सिर्फ सब पॉइंट्स तुम्हें लर्न होने चाहिए सबके। ठीक है, इसमें तो अभी तक कोई सब पॉइंट आया नहीं है, सीधा एक ही सब पॉइंट है जो आज मैंने सिखाया तुमको, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, वो तुम्हें लर्न करके रखना है। फिर बाकी के जो 2 सब पॉइंट्स है वो हम कल करेंगे। जो 2 क्वेश्चन है ये 5 मार्क में आता है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ये भी 5 मार्क में आता है, मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लेकिन 3 मार्क में भी पूछते हैं। 3 मार्क में कैसे पूछते हैं? तो सिंपल ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मेजर समझाओ, सिंपल इतना ही बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी मेजर समझाओ, तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। 5 मार्क का होगा तो वो पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, ए और बी दोनों। लेकिन अगर 3 मार्क का होता है तो वो तुमको स्पेसिफाई करके बता देते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिखना है या तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिखना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। बाकी का हम अभी मेरे को एग्जाम मेरे को लेने की थी 1 से लेके 5 चैप्टर की इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स था या बीए था मुझे याद नहीं है। बीए सर। बीए था, ठीक है। तो वो उसका पेपर कब देने का था मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं 31 डेट को दे दूंगा वो पेपर, बराबर है? ठीक है, तो अभी तुम लोग को प्रिपेयर करके रखना। अभी जिसने प्रिपेयर नहीं किया तो 4-5 दिन है, प्रिपेयर करके रखना। ठीक है सर एग्जाम मेरे को भी देनी थी। हाँ हाँ, तेरे को आता है तो देना, कोई बात नहीं, देने में क्या प्रॉब्लम है। ओके। हाँ, हाँ और तेरा लेक्चर अभी है ना, ओके। वो उसका लिंक मैं तेरे को भेज रहा हूँ मैम का। ठीक है, ओके 6:10 को है ना? हाँ हाँ हाँ, 6:10 को है। ओके। ओके चलो, बाय। बाय सर।